झारखंड सरकार के पेंशन कटौती के नए नियम व 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नई खबर के साथ। राज्य सरकार के सेवा काल के दौरान किसी त्रुटि या कदाचार के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में कटौती की प्रशासनिक प्रक्रिया अक्सर एक जटिल कानूनी और लिपिकीय भंवर में फंस जाती है। विभागीय कार्रवाई के उपरांत पारित दंडादेश अर्थात सजा के आदेश और उसके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच होने वाली देरी न केवल सरकारी खजाने को प्रभावित करती है, बल्कि पेंशन भोगी और शासन के बीच लंबे विधिक विवादों को भी जन्म देती है। इस प्रशासनिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने 23 जुलाई 2026 को दो महत्वपूर्ण मानक संचालन प्रक्रियाएं अर्थात एसओपी जारी की है। पत्र संख्या 106 दिनांक 30/7/2026 के माध्यम से अधिसूचना। ये नियम प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। एक नीति विश्लेषक के रूप में इस नए एसओपी के 5 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है देरी पर लगाम, 1 सप्ताह की सख्त समय सीमा। तो अतीत में प्रशासनिक शिथिलता के कारण संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने में महीनों लग जाते थे। एसओपी संख्या 8 एसओपी वी के बिंदु 2 ने इस प्रक्रिया में समयबद्धता को अनिवार्य बना दिया है। अब जैसे ही प्रधान महालेखाकार कार्यालय को दंडादेश की प्रति प्राप्त होगी, उन्हें एक अत्यंत संक्षिप्त समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। यह प्रावधान सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही को लक्षित करता है। समय सीमा का निर्धारण यह सुनिश्चित करता है कि दंडादेश केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वित्तीय प्रभाव तत्काल प्रभावी हो। दंडादेश की प्रति प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार कार्यालय झारखंड रांची द्वारा रिसीव्ड पीपीओ निर्गत करते हुए उसे कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा बात बोला गया है पेंशन भोगी की बैंक में सशरीर उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त। एसओपी संख्या 8 के बिंदु 4 में एक महत्वपूर्ण मानवीय और प्रक्रियात्मक सुधार किया गया है। अब संशोधित पीपीओ के आधार पर कटौती की क्रियान्वयन के लिए पेंशन भोगी को बैंक में सशरीर उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुधार विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है जो शारीरिक रूप से अक्षम है या दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा पेंशन भोगी को बुलाए जाने की औपचारिकता को समाप्त करना ईज ऑफ लिविंग और प्रशासनिक सरलीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। बैंक अब कार्यालयीय स्तर पर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सीधे कटौती सुनिश्चित करेगा। तीसरा बात कहा गया है माननीय न्यायालय के आदेशों का त्वरित अनुपालन और वित्तीय अनुशासन। तो पेंशन कटौती के विरुद्ध अक्सर पेंशन भोगी न्यायालय की शरण लेते हैं, जहां न्यायालय राशि को सीधे कोर्ट में जमा करने का आदेश देता है। एसओपी संख्या 9 इस पूरी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त और व्यवस्थित बनाती है। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी अर्थात डीडीओ को अब मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत सुसंगत उप शीर्ष का सृजन कर राशि की निकासी करनी होगी।
यह नियम न्यायालय की अवमानना के जोखिम को न्यूनतम करता है। प्रक्रिया के अनुसार राशि की निकासी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी, जो सीधे रजिस्ट्रार जनरल या पेंशनर के नाम पर देय होगा। यह वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है कि राशि का कोई अन्यत्र उपयोग न हो सके। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करते हुए इसे माननीय न्यायालय में जमा कराएंगे। ड्राफ्ट माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में रजिस्ट्रार जनरल या पेंशनर के नाम पर बनाई जाएगी। चौथा बात है सप्लीमेंट्री स्कॉलर और तकनीकी सुरक्षा तंत्र। पारदर्शिता के लिए एसओपी संख्या 8 के बिंदु 4 और 6 में सप्लीमेंट्री स्कॉलर की व्यवस्था की गई है। बैंक द्वारा की गई कटौती का विवरण समान पेंशन भुगतान से अलग रखते हुए प्रोजेक्ट भवन कोषागार को भेजा जाएगा। यहाँ तकनीकी सुरक्षा के लिए VDMS वाउचर डिटेल मैनेजमेंट सिस्टम और DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एकीकरण किया गया है। एसओपी संख्या 8 के बिंदु 7 के अनुसार प्रोजेक्ट भवन कोषागार VDMS अर्थात वाउचर डिटेल मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि दंडादेश के आलोक में कटौती कर ली गई है। यदि कटौती नहीं हुई है तो ट्रेजरी लिंक्ड ब्रांच को मामला वापस कर संशोधित DMS अर्थात डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाएगा। संशोधित DMS के आधार पर ही VDMS प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल रिकॉर्ड और वास्तविक कटौती में कोई विसंगति न रहे। पांचवा इसमें मुख्य बात बताया गया है डुप्लीकेट पेमेंट रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र। तो वित्तीय घाटे को रोकने के लिए एसओपी संख्या 9 के बिंदु 5 में डबल चेक की व्यवस्था की गई है। यदि न्यायालय के आदेश पर राशि पहले ही जमा की जा चुकी है तो भविष्य में होने वाली किसी भी भ्रम की स्थिति को रोकने के लिए इसे PPO का हिस्सा बनाया गया है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी संशोधित PPO में अब यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि पेंशनर को न्यायालय द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह प्रावधान प्रणाली की दक्षता बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या पेंशन भोगी को कभी भी दोहरी वित्तीय हानि न हो। यह सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन रखने का एक पुख्ता सुरक्षा कवच है। तो झारखंड सरकार द्वारा जारी ये नया एसओपी प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं के बीच एक स्टैंडर्डाइजेशन टेम्पलेट प्रदान करते हैं। समय सीमा का कड़ाई से पालन, VDMS और संशोधित DMS जैसी डिजिटल प्रणालियों का एकीकरण और न्यायालय के प्रति जवाबदेही को स्पष्ट करना है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार पेंशन प्रबंधन में वित्तीय सुचिता और प्रशासनिक गतिशीलता के प्रति गंभीर है। तो ये है इस लेटर का सार जो सुरेंद्र कुमार सुमन सरकार के अवर सचिव द्वारा निकाला गया है। और ये पत्र जो है वो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सभी विभाग झारखंड राज्य को जारी किया गया है। इसका पत्रांक 106 और ये पत्र 30/7/2026 को जारी किया गया है झारखंड सरकार वित्त विभाग द्वारा। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। एक लाइक जरूर दीजिएगा और मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।